मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद ने शाहरुख खान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। हाफिज सईद ने ट्वीट कर लिखा, भारत में अपने धर्म की वजह से परेशानी झेल रहा मुसलमान पाकिस्तान आ सकता है। सईद ने लिखा, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि भारत सेक्युलर नहीं है, ये फासिस्ट हिंदू राज्य है। हाफिज सईद ने ट्वीट किया, शाहरुख या और कोई भी मुसलमान जो भारत में दिक्कत महसूस कर रहा हो वो पाकिस्तान आ सकता है। हाफिज सईद ने भारत में सम्मान वापस करने वालों को भी पाकिस्तान आने का न्योता दिया। लिखा, हिंदू उग्रवादियों की वजह से लौटाए जा रहे हैं सम्मान, इन लोगों का पाकिस्तान में स्वागत है। हाफिज सईद ने कहा है कि भारत में खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नाम कमा चुके मुस्लिम भी भारत के अंदर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। We are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. अवार्ड लौटाने वालों का समर्थन करने पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा, तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए शाहरुख को देशद्रोही करार दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है, शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए थे, तब शाहरुख कहाँ थे? जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ, तब शाहरुख कहाँ थे? आज सारी दुनिया भारत और उसके नेतृत्व को मान रही है। ऐसे में यहाँ असहिष्णुता बढ़ने की बात करना, दुनिया के सामने भारत को कमजोर करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। राष्ट्रपति से मिलकर कहा कि मोदी सरकार देश के माहौल को खराब करने के लिए मुहिम चला रही है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। The governor of the Reserve Bank has said it, the president has said it, people have given up their prizes, and the prime minister and his finance minister believe that nothing is going on in the country. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में ऐसा माहौल नहीं है कि किसी को मार्च करने की जरूरत पड़े। देश इंटॉलरेंट रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं, और इसलिए राजनीतिक कारणों से इस विषय को उठाने का कोई लाभ नहीं। इस बीच फिल्म स्टार कमल हासन ने कहा कि असहनशीलता का विरोध होना चाहिए, लेकिन सम्मान लौटाना सही रास्ता नहीं है। मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर समाज में नफरत फैलाने का बड़ा इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने टेररिज्म इन इंडिया नाम से एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने एक समुदाय के बारे में भड़काऊ बातें लिखी हैं। इस किताब का विषय, भाषा और तमाम बातें सीधे सीधे आईपीसी की धारा 153A के दायरे में आती हैं। गृह मंत्रालय का हलफनामा आईपीसी सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका के जवाब में है, जिसमें उन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने में लगने वाली आईपीसी की धारा 153A को हटाने की मांग की थी। असम में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ इस धारा में केस दर्ज हुआ था। 8 नवंबर को बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे, 100 घंटे की नॉन-स्टॉप कवरेज, सिर्फ 96 घंटे बाकी। बिहार के बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने नीतीश और लालू पर तीखा हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। जंगल राज जिन्होंने लाया है, या तो वो जंगल जाएंगे या समुद्र में वो समा जाएंगे, और बिहार की जनता उन्हें तड़ी पार करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजी। और उन्होंने तो पाकिस्तान से एडवर्टीजमेंट भी हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, पाकिस्तान के पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, तो उनके लिए पाकिस्तान अच्छा होगा, वो भारत में रह करके क्या करेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा, एनडीए को 203 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन को 40, तब सच होगी अली बाबा 40 चोर वाली कहावत। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो मोदी को छठी का दूध याद दिला देंगे। कल नरेंद्र मोदी बोले हैं लालू नीतीश का 6 दिन शेष रह गया है, तो छठी का दूध हम लोग याद करा देंगे नरेंद्र मोदी को। इसका मतलब होता है ऐसा सबक सिखाना कि जन्म के बाद पीने वाले दूध की याद आ जाए। ठीक 6 दिन के बाद पता चल जाएगा ना कौन किसको छठी का दूध याद दिलाता है। बिहार में 5वें और आखिरी दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो गया। अब 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी।
जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है वो है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। ये इलाका लालू नीतीश का गढ़ माना जाता है। वैसे मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव भी इलाके में काफी मजबूत हैं। एनसीपी के तारिक अनवर भी इसी इलाके की कटिहार सीट से सांसद हैं। ओवैसी की पार्टी भी किशनगंज की 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव के नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर सबसे पहले चुनाव नतीजे देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के अंधेरी थाने का एक वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 2 नवंबर की रात पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की और उसके दोस्त को थाने बुलाया। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की और फिर दनादन बेरहमी से पीटने लगे, गालियां दी। पीटने वालों में महिला पुलिसकर्मी भी थी और पुलिस वाले भी थे। थाने में उस वक्त मौजूद किसी व्यक्ति ने ही मोबाइल पर मुंबई पुलिस की हैवानियत का वीडियो रिकॉर्ड किया है। अभी तक साफ नहीं हुआ है कि दोनों को क्यों बुलाया गया था और क्यों हैवानों जैसा बर्ताव किया गया। इंडोनेशिया में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कार्रवाई बाली में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण एक दिन के लिए टल गई है। रिंजानी नाम के ज्वालामुखी की राख हवा में फैलने के कारण बाली एयरपोर्ट से सारी विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। विमान सेवाओं के शुरू होते ही सीबीआई टीम छोटा राजन को लेकर बाली से उड़ान भर लेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। उसे मुंबई के आर्थर जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा, जहां पाकिस्तानी आतंकी कसाब को रखा गया था। इंडोनेशिया में बाली में पकड़े गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं। मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। छोटा राजन ने एक बार फिर कहा कि वो दाऊद के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। आपके चैनल एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन दामाद जी में हमने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर के जमीन सौदे पर बड़ा खुलासा किया था। इस खबर का असर ये हुआ है कि प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी एलिजनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज देने वाली कंपनी भूषण पावर एंड स्टील को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है और कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कंपनी के अधिकारियों से पूछा जाएगा कि लोन देने से पहले एलिजनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में क्या जरूरी जानकारी जुटाई गई थी या फिर किसके कहने पर कंपनी को लोन दिया गया था। पूरे विवाद पर रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा है, एक बार फिर वही हो रहा है। जब कभी भी वो असुरक्षित महसूस करते हैं, वो मुझ पर झूठे आरोप गढ़ना शुरू कर देते हैं। देश अब उनकी इन चालों से गुमराह होने वाला नहीं है। बच्चे को लात मारने के बाद चौतरफा आलोचना झेल रही मध्य प्रदेश की मंत्री कुसुम मेहदेले ने अब अपनी सफाई में कहा है कि वो बच्चा नहीं 20 साल का लड़का था और उसने शराब पी रखी थी। मैंने तो बस अपना पैर छुड़ाया था। वहीं पीड़ित मेहदेले के दावों को गलत बता रहा है। इस विवाद पर सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेहदेले को बुलाया था, लेकिन वो कैबिनेट की बैठक में नहीं गयी। कांग्रेस और आप के बाद संघ ने भी कह दिया है कि मेहदेले पर कार्रवाई की जरूरत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उप राज्यपाल नजीब जंग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर डी जोन में पॉकेट 5 की 809 वर्ग मीटर जमीन जो कि स्कूल के लिए आवंटित थी, उसका लैंड यूज बदलकर उसे बीजेपी के दफ्तर के लिए आवंटित कर दिया। जिस जमीन का जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया है वो नर्सरी स्कूल के लिए आवंटित थी, लेकिन 31 अगस्त को डीडीए के टेक्निकल कमेटी की बैठक में जमीन का लैंड यूज बदल दिया गया। दिल्ली सरकार ने एलजी से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। 5 जन्य अखबार में छपे लेख को लेकर जेएनयू के छात्रों ने गुस्सा जाहिर किया। छात्रों ने कहा, जो आरएसएस देश की आजादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ा, वो आज लोगों की आजादी छीनने के लिए हमें देशद्रोही कह रहा है। हम लोग इससे बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो एक एकेडमिक स्पेस होता है और वहाँ पर हर एक विचारधारा को एंटरटेन किया जाता है। 5 जने अखबार में जेएनयू के बारे में लिखा गया है कि वो वामपंथ का गढ़ है और इकलौता ऐसा संस्थान है जहाँ पर राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह करने जैसा है। कानपुर के बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर है ये। कानपुर के बर्रा इलाके में लोग ढोल, मंजीरे और हारमोनियम के साथ सांसद डॉक्टर जोशी को तलाश रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से डॉक्टर जोशी को पिछले साल सांसद चुना था, लेकिन 1.5 साल हो गए जोशी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरली मनोहर जोशी को नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी सीट छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो कानपुर से जीते थे।
साई विवाद में कूदते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि साई भगवान नहीं थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से जारी इस पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए योग गुरु रामदेव ने साई को महात्मा की श्रेणी में रखने की बात कही। साई एक महापुरुष हो सकते हैं, महान आत्मा हो सकते हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? योग गुरु रामदेव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा था कि ना तो साई ने खुद ना ही समाज ने उन्हें भगवान माना था। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में एक अलग अंदाज में नजर आईं। वो एक कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रंग बिरंगे ऑटो पर सवार होकर मुख्यमंत्री निवास से जयपुर के SMS कन्वेंशन सेंटर पहुंची थी। कन्वेंशन सेंटर में 17 से 19 नवंबर तक रिसर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम होना है। वसुंधरा इसी का जायजा लेने पहुंची थी। ये ऑटो खास है क्योंकि इन पर राजस्थान की लोक कथाओं से जुड़े चित्र बने हैं। वसुंधरा ने इसी के प्रचार के लिए ऑटो की सवारी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सिर काटने की धमकी देने वाले शिवमोगा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता एसएन चन्नाबासप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चन्नाबासप्पा ने कहा था, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अगर बीफ खाएंगे तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। सिद्धरामैया ने 2 दिन पहले कहा था कि वो बीफ नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वो खाना चाहें तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इस बयान पर बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। दिल्ली की उबर टैक्सी में महिला का रेप करने वाले शिव कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी शिव कुमार को कोर्ट ने अपहरण, बलात्कार जैसी कई गंभीर धाराओं में दोषी माना था। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2014 की रात गुड़गांव की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक 25 साल की युवती ने मोबाइल एप्लीकेशन पर चलने वाली उबर टैक्सी बुलाई थी। कैब ड्राइवर शिव कुमार ने युवती को ले जाते वक्त उसका रेप किया था और उसे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। दिल्ली पुलिस ने दोषी ड्राइवर को 7 दिसंबर को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया था और अब वारदात के 11 महीने बाद उसे सजा भी सुना दी गई है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी आवाज का नमूना देने के लिए कोर्ट में लिखित सहमति दे दी है। इस केस की जांच के दौरान सीबीआई ने पिछले हफ्ते कोर्ट में अर्जी देकर इंद्राणी के वॉइस सैंपल की मांग की थी, ताकि जांच के दौरान मिले इंद्राणी के कथित मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जाँच की जा सके। इंद्राणी 7 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने जेल के नियमों के मुताबिक इंद्राणी की आवाज का नमूना लेने कहा है। राजस्थान के जयपुर में 2 अलग अलग जगहों पर रेव पार्टी पर छापे में करीब 60 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये रेव पार्टी जयपुर के करणी विहार इलाके के होटल जयपुर क्लासिक और सेज इलाके के एक फार्म हाउस में चल रही थी। पुलिस ने मौके से देह व्यापार के आरोप में 1 दर्जन युवतियों को भी पकड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी की तुलना पर कपिल देव ने कहा कि अभी तुलना ठीक नहीं। कपिल ने अपने खास अंदाज में कहा कि बाप को बाप और बेटे को बेटा ही रहने दो। बाप को बाप रहने दो, बेटा को बेटा रहने दो। एक दिन यकीनन एक दिन बेटा बाप बन जाएगा, लेकिन आज जो बाप है उसको बाप ही रहने दो, बेटे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के विवाद के बाद आरोपों के घेरे में आए आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने वाली जस्टिस मुग्दल कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए बनी जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने भी सुंदर रमन की भूमिका पर उंगली उठाई थी। रमन पर बुकियों से संपर्क में होने का आरोप लगा है। शशांक मनोहर के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुंदर रमन ज्यादा दिन तक आईपीएल के सीओओ नहीं रह पाएंगे, और आखिर में हुआ भी वही। शाहरुख खान की जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए अभिनेता सलमान खान ने शाहरुख के साथ जमकर मस्ती की। शाहरुख ने सलमान के साथ उनकी 2 तस्वीर अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में सलमान शाहरुख को सिखा रहे हैं कुश्ती। शाहरुख ने इस फोटो के साथ लिखा है, भाई मुझे सुल्तान के दांव पेच सिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान में सलमान पहलवान बने हैं। दूसरी तस्वीर में शाहरुख और सलमान गले लगे नजर आ रहे हैं। मोबाइल फोन पर किताब पढ़ने के लिए पहले एक चैप्टर के पैसे दीजिए, फिर पसंद आया तो अगले चैप्टर के पैसे दीजिए। भारत में पहली बार ये स्कीम लॉन्च हुई है अमीश त्रिपाठी की किताबों से। अब अमीश त्रिपाठी की शिव पर लिखी 3 किताबों को आप अपने मोबाइल पर एक चैप्टर करके खरीद सकते हैं। 15 रुपए का एक चैप्टर, और उससे भी खास बात ये कि पैसे जुड़ जाएंगे आपके फोन बिल में।